हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड बीटेक लेटरल एंट्री 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट के देखिए, बहुत सारे देखिए यहाँ पर क्वेरीज थी कि सर आप हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए चैनल पर, जिससे हमें आइडिया हो जाए एटलीस्ट कि एग्ज़ाम देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा, कहाँ किस किस सेक्शन से हमें क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट आपके थे, तो इन सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर के लिए स्टूडेंट हम देखिए 2 पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे चैनल पर। मैक्सिमम 2 पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो एग्ज़ाम है वो आपका किस तरीके से आएगा। स्टूडेंट, इसमें हमने देखिए इस वीडियो में मैं इस जो आज वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 1 है, इसमें लगभग 50 से अबव क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका टेक्निकल, मैथ के, फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आपको इसके बाद भी जो हम वीडियोस डालेंगे वो आपको देखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं हमने लिए हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बीटेक लेटरल एंट्री का आपने फॉर्म भर रखा है और आपका एग्ज़ाम है, देखिए 18-19 तारीख में शायद एग्ज़ाम है बीटेक लेटरल एंट्री का उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, जिन्होंने उत्तराखंड पॉलिटेक्निक करने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, उनका यहाँ पर क्या है एग्ज़ाम होगा। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए स्टूडेंट हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करेंगे लास्ट में। सबसे पहले देखिए, हमने जैसे आपको पता है हर इंजीनियरिंग के, चाहे सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। सबसे कुछ बेसिक पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वो सिविल इंजीनियरिंग से है। सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो सेपरेट किए जाते हैं इंग्रेडिएंट जो होते हैं कंक्रीट से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं क्रीप। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे आप क्रीप कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट आपका देखिए वाटर, सैंड और ग्रेवल्स के एक सही अनुपात से मिलकर बनता है, सीमेंट के अनुपात से मिलकर बनता है कंक्रीट। तो स्टूडेंट देखिए, ये कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? डिक्रीज़ इन वाटर सीमेंट रेशो, इंक्रीज़ इन वाटर सीमेंट रेशो, डिक्रीज़ इन साइज ऑफ एग्रीगेट, डिक्रीज़ इन क्योरिंग टाइम। तो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट? तो इसका ऑप्शन आएगा डिक्रीज़ इन वाटर सीमेंट रेशो। डिक्रीज़ इन वाटर सीमेंट रेशो, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे वाटर सीमेंट के रेशो को। क्या करेंगे स्टूडेंट? डिक्रीज़ करेंगे वाटर सीमेंट के रेशो को। तो ये ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्स रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 days to the 28 days। यहाँ देखिए 7 दिन का अगर कोई कंक्रीट है और अगर आप उसका रेशियो करें स्ट्रेंथ का 28 दिन के कंक्रीट से, तो अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वह 0.56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कोई कॉलम बना रहे हैं तो मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन कौन सा होगा? स्क्वायर, सर्कुलर, ट्यूबुलर या हेक्सागोनल? तो स्टूडेंट इसका मोस्ट इकोनॉमिकल जो सेक्शन होगा वो ट्यूब साइज का होगा। ट्यूब इसकी शेप होगी देखिए इस तरीके का, टेब्यूलर होगा। कैसे होगा? ट्यूब्यूलर। तो इसका आंसर आएगा सी। ए जॉइंट इन लेंथ ऑफ कॉलम। जो लेंथ ऑफ कॉलम, जो कॉलम की लंबाई में जो जॉइंट लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम स्प्लाइस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कॉलम स्प्लाइस कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं स्टूडेंट इनको? कॉलम स्प्लाइस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ये जितने भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके कौन से क्वेश्चन हैं? सिविल इंजीनियरिंग की। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल में बिलो विच दी सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, यानी जब आपकी सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है तो उस मॉइस्चर कंटेंट को आप क्या कहते हैं? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच दी सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, यानी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल को आप क्या कहते हैं? जिसके नीचे जो है जो सॉइल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको आप कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। क्या कहते हैं? श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी, ये जो प्लास्टिसिटी का चार्ट है सॉइल के आधार पर, वो इनमें से किसने दिया था? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो इनमें से किसने दिया है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा कैसे ग्रैंट। क्या आएगा इसका आंसर? कैसे ग्रैंट ने प्लास्टिसिटी चार्ट दिया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हेड लॉस होता है फ्लोइंग फ्लूइड में
वो किसके कारण होता है, यानी अगर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसके कारण देखिए आपका हेड लॉस होगा, फ्रिक्शन एट सरफेस, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ सेक्शन एट पैसेज या ऑब्स्ट्रक्शन इन पैसेज। तो स्टूडेंट जो इसका सबसे सटीक आंसर है वो है चेंज ऑफ सेक्शन ऑफ पैसेज, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट देखिए अगर आप लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट का जो आपके कोई भी इंजीनियरिंग हो सबका बेसिक्स आपको पढ़ना है, और बेसिक के लिए मैंने आपको बुक भी बता दी थी और क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए डाल दिए थे कि जो GKP पब्लिकेशन की लीड जो एग्ज़ाम बुक थी ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये ध्यान रखिएगा। जो ब्यूएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर, विस्कोसिटी पर, डेप्थ पर। तो ये करती है ब्यूएंसी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कितना आपका जो मास है लिक्विड का वो डिस्प्लेस हो गया, ध्यान रखिएगा। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन, किसके कारण, ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। जो लॉस ऑफ हेड होता है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, इसके कारण क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इसमें ये एट्रीब्यूट करता है नहीं, जनरेशन ऑफ हीट नहीं, रफनेस ऑफ पाइप नहीं, प्रोडक्शन एंड डिसिपिएशन ऑफ टर्बुलेंट एनर्जी। जी इसके कारण क्या होता है, फ्लो क्या होता है आपका टर्बुलेंट होता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ से पानी आया इस तरीके का, तो यहाँ पर इनलार्जमेंट हुआ, तो यहाँ पर आप इस रीजन में जैसे इनलार्जमेंट हुआ यहाँ पर एडीज फॉर्म हो गई, तो एडीज फॉर्म हो गई तो फ्लूइड आपका जो स्टेडी फ्लो था वो आपका कैसा हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, कैसा हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एलिमेंट है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस देखिए सिग्मा 1, यानी देखिए कोई एलिमेंट है इस तरीके के उसमें सिग्मा 1 एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1, और जो बाकी जो स्ट्रेसेस हैं एंड ऑल टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस है वो 0 है, यहाँ पर सिग्मा 2 भी 0 है, ये सिग्मा 1 है स्टूडेंट, सिग्मा 1 मैकेनिकल से है सवाल, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 यहाँ पर क्या है 0 है। तो आपको बताना है रेडियस क्या होगी मोहर सर्कल की, तो मोहर सर्कल की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के नीचे सबूत टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो सिग्मा एक्स क्या आया आपके पास आंसर, सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, तो इससे ये कट जाएगा। सिग्मा एक्स आपके पास है सिग्मा 1, सिग्मा 1/2, जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, सिग्मा 1/2, और ये रेडियस किसके बराबर होती है, ये रेडियस आपके बराबर होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए, इफ शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक, इफ शियर स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक है नेचर में, इस तरीके से अगर SFD जो है आपका पैराबोलिक आ रहा है नेचर में, तो इसका मतलब क्या है, किस तरीके का लोड लगा हुआ है, तो आपका लोड लगा हुआ है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। और अगर आपका यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन हुआ था तब UDL लगा होता, और अगर आपका इंक्लाइंड, अगर आपका कांस्टेंट इस तरीके से लोड बढ़ रहा होता तो आपका पॉइंट लोड होता, ये ध्यान रखिएगा। तो यूनिफॉर्म वेराइंग लोड आएगा आंसर। फॉर अ बीम कैरिंग ट्रांसवर्स पॉइंट लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देखिए कोई भी बीम है उस पर ट्रांसवर्स लोड लग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन यानी dm/dx आपका क्या होता है, शियर फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे यानी एट एक्स डिस्टेंस पर क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका होगा शियर फोर्स। क्या होगा स्टूडेंट, शियर फोर्स होगा, क्या होगा, शियर फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम दिया है एक इस तरीके से, कुछ भी नहीं है शियर फोर्स डायग्राम में, यानी कोई भी फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं करेगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है 1 टन मीटर, 1 TM लिखा हुआ है, तो कोई भी यूनिट में हो सकता है ये टन मीटर, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये नेगेटिव में है। तो इसका आपको बताना है कि लोड डायग्राम कैसा होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर तो एक लोड लग रहा है, इस वाले देखिए जहाँ पर भी लोड लगेगा, जिस भी जगह देखिए स्टूडेंट आपका लोड लगेगा वो आपका क्या होगा, वहाँ पर इस तरीके का शियर फोर्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर C, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंड से आप देखिए जब आप इस एंड से भी जाएंगे तो भी एक का रहेगा, फिर यहाँ पर एक का जाएगा, इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। और शियर फोर्स में कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके जो डायग्राम है उसमें ना आपकी रिएक्शन भी कुछ नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर से लोड भी कुछ नहीं है, तो आपका C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अब ये मैन्युफैक्चरिंग से कुछ सवाल पूछे गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। कोर्स का आप यूज़ क्यों करते हैं? मेक डिजायर्ड रिसेसिस इन कास्टिंग, स्ट्रेंथन मोल्डिंग सैंड, सपोर्ट लूज पीसीस या रिमूव पैटर्न इजीली। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई हॉलो कैविटी बनानी है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? सैंड कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक डिजायर्ड रिसेसिस इन कास्टिंग, तो ये कोर आएगा यहाँ पर। गेट का क्या काम होता है? गेट का क्या काम होता है कास्टिंग में? तो स्टूडेंट देखिए गेट का काम होता है फीड द कास्टिंग एट द रेट कंसिस्टेंट विद द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी ये कास्टिंग का जो रेट है और सॉलिडिफिकेशन का जो रेट है उसको क्या करता है? कंसिस्टेंट बना कर रखता है। एक्ट एज अ रिजर्वर, रिजर्वर की तरह काम नहीं करता है। हेल्प फीड द कास्टिंग अंटिल द सॉलिडिफिकेशन, नहीं वो राइजर करता है। फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू गेट, ये स्प्रू करता है। तो ये भी नहीं आएगा आंसर, पहला आएगा फीड द कास्टिंग एट अ कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट रेट विद द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ये देखिएगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्क लेंथ होती है आर्क वेल्डिंग में वो किसके बराबर होती है? हाफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड, बी रॉड डायमीटर, सी ट्वाइस द रॉड डायमीटर, डी 2.5 टाइम्स द रॉड डायमीटर। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर है वो आएगा हाफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड। वो क्या आएगा? हाफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर जो आंसर आएगा आर्क लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो किसके बराबर है? रॉड डायमीटर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है आर्क वेल्डिंग में? रॉड डायमीटर के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं? केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल के रेशियो को बाय वेट, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल के रेशियो को बाय वॉल्यूम, एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन है बी, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के अनुपात में एयर फ्यूल का जो रेशियो होता है बिल्कुल केमिकली करेक्ट, उसे आप क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईसी इंजन से आपसे पूछा गया है। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, चेंजिंग ऑफ ए हायर पेयर टू लोअर पेयर नहीं, टर्निंग इट अपसाइड डाउन नहीं, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इनपुट द आउटपुट मोशन एंड आउटपुट मोशन नहीं, ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, यानी किसी काइनेमेटिक चेन में जब अगर आप डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं अलग अलग समय में तो उसे आप क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो वहाँ पर सिंगल स्लाइडर इन्वर्जन, डबल स्लाइडर इन्वर्जन, ये सारे आपको आते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ए बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यानी किसी बॉडी को टॉप ऑफ द टावर से फेंका जाता है। इट्स, अब देखिए अगर कोई भी बॉडी है, यहाँ पर एक बॉल है, इसको यहाँ पर टावर है, यहाँ से इस बॉल को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और यहाँ पर टाइम दिया है आपको 2 सेकंड कि वो अपने हाफ हाइट पे आ जाती है, यानी अगर आप मानिए उसको डिस्टेंस s कवर करना है तो अभी ये s/2 पे, जब डिस्टेंस s/2 होती है तो टाइम 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। द टोटल टाइम, हमें टोटल टाइम निकालना है जब बॉल जो है ग्राउंड तक पहुँच जाती है, या कोई भी बॉडी है ग्राउंड तक पहुँच जाती है, एस डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस क्या है आपके पास? s/2 ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यानी देखिए u तो 0 है, t आपको 2 सेकंड दिया है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। और इसको मैं g को 10 ले लेता हूँ, तो यानी ये हो जाएगा आपका 5। 4 पंजे हो जाएगा यहाँ पे 20, 4 पंजे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? 20। यहाँ पर बिल्कुल ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 पंजे हो जाएगा 20। 20 को आप फिर 2 से गुणा करेंगे तो 40। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको पता चल गई 40 है, पर आपको डिस्टेंस नहीं टाइम निकालना है। अगर आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है, अगर आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? आपको टाइम निकालना है। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? यहाँ पर टाइम निकालना है। तो अगर आपको टाइम निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर फिर से आप वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे जो आपका फार्मूला है। देखिए जो फार्मूला आपका s का है, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut तो अभी भी 0 होगा क्योंकि u 0 है। हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो देखिए s आपको पता है 40 है,
हाफ जी मान लिया 10 है, टाइम आपको निकालना है टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 5/40 8, 8 को आपको अंडर रूट में करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपके पास 2.8 सेकेंड। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। आप कंप्यूटर वगैरह के कुछ क्वेश्चन हैं, या आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कम्युनिकेशन फंक्शन जनरली प्रोवाइडेड फॉर इन ए लैन, यानी लैन यानी आपका लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इनमें से कौन सा डाटा कम्युनिकेशन फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है? डाटा लिंक कंट्रोल, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फ्लो कंट्रोल या राउटिंग। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा डाटा लिंक कंट्रोल। द पर्पज़ ऑफ द प्रीएम्बल इन एन इथरनेट इज, जो पर्पज़ होता है प्रीएम्बल का इथरनेट में, इसका क्या यूज़ होता है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, एरर चेकिंग, कोलाइजन अवॉइडेंस, ब्रॉडकास्ट। तो इसका आंसर आएगा क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विद ए वन टू मैनी रिलेशन, यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप में जो लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? नेटवर्क, ट्री, चेन या रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा ट्री। क्या आएगा स्टूडेंट? ट्री। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनको तो ये चीज़ अच्छे से आती है, पर मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, जो बाकी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको ये सब पढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक्स है बिल्कुल ही। द डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ इन इफेक्ट द कोऑर्डिनेटर बिटवीन, जो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कोऑर्डिनेटर किस किस के बीच में होता है ये आपको बताना है। DBMS डाटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम या डाटाबेस या यूज़र या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट आपका आएगा डाटाबेस और यूज़र्स के बीच में क्या होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है, कोऑर्डिनेटर की तरह कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, अभी भी बहुत क्वेश्चन है। आप देखिए हर ब्रांच के इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको पता चले हर ब्रांच से एग्जाम में पूछा जाएगा। जो कार्ड रीडर है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, मल्टी प्रोग्रामिंग का, मल्टीटास्किंग का या नॉन ऑफ दीज का? तो वो यहाँ पर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका एग्जाम्पल है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है कार्ड रीडर। और जो लाइन प्रिंटर है वो क्या है? ऑनलाइन डिवाइस है, ऑफलाइन डिवाइस है, बोथ ए एंड बी है या नॉन ऑफ दीज है? तो स्टूडेंट जो आपका लाइन प्रिंटर है वो एक ऑफलाइन डिवाइस है। क्या है स्टूडेंट? ऑफलाइन डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपको देखिए 92 कोई नंबर है डेसिमल में और आपको इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए 92 को यहाँ पर आप लिखें, इसको 8 से डिवाइड करें। 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट देखिए कितनी बारी में जाएगा ये? 1, और यहाँ पर आएगा आपका 1, और यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर बचेगा, जो आपका रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 88 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 4। फिर आप 8 से इसको डिवाइड कर दें तो 8 1 जा 8, और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो अब स्टूडेंट देखिए ये क्या आ गया? 134 बेस 8, क्योंकि आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो बेस 8 होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट आपको सभी आना चाहिए बाइनर, ये क्वेश्चन 100%, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी से किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, और डेसिमल को ऑक्टल में, ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो किस किस का मिक्सचर है? बाइनरी एंड डेसिमल नंबर के, लेटर एंड डेसिमल डिजिट के, बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर के, या ऑक्टल एंड डेसिमल नंबर के। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा लेटर एंड डेसिमल डिजिट के। हेक्साडेसिमल नंबर किस किस के मिक्सचर हैं? लेटर एंड डेसिमल डिजिट के। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जो सर्किट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्लैम्पर है, जो यहाँ पर सिग्नल मॉडिफाई कर देगा, क्लैम्प कर देगा उसकी इस तरीके से। तो यानी यहाँ पर आपका क्या है? ये क्लैम्पर है। क्या है ये आपका? क्लैम्पर। इसी तरीके से क्लीपर का सर्किट भी आपको देख लेना है, डिफरेंशिएटर का भी, इंटीग्रेटर का भी सर्किट आपको देख लेना है, क्योंकि सीधा एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सर्किट है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं जिसमें आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, PN जंक्शन डायोड लगा है पैरेलल में आउटपुट वोल्टेज के,
तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करता है, क्लैम्पर आपका फॉर्म करता है। जो कंपैरेटर होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। जो कंपैरेटर होते हैं सर्किट में, वो किसके काम आते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं साइन को स्क्वायर वेव में। वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं साइन टू स्क्वायर वेव। क्या करते हैं स्टूडेंट, ये साइन को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, साइन को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन गिव यूजफुल करंट गेन, इनमें से कौन सी जो कन्फिगरेशन है वो हमें यूजफुल करंट गेन देती है। सी अलोन, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, या बोथ कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो इसका आंसर डी आएगा, बोथ कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर जो होती हैं वो यूजफुल करंट गेन देती हैं। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, इस सो कॉल्ड, इसको कॉमन बेस एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसको कॉमन बेस जो एम्पलीफायर है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बेस है वो लोकेटेड होता है एमीटर और कलेक्टर रीजन में। बेस इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर। बेस इज एन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, बेस इज पी टाइप इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन है बी। जो बेस होता है वो कॉमन होता है, क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है कॉमन बेस, वो इनपुट एंड आउटपुट सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर के कॉमन होगा, इसलिए उसको कहते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कॉमन बेस एम्पलीफायर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कॉमन बेस का करंट गेन निकालना, वोल्टेज गेन निकालना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, अगर कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें आपको बताना है अगर एन आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी आपके होल्स हैं, तो क्या एन में पी बराबर होते हैं, नहीं होते। एन कम होते हैं पी से, नहीं होते, बल्कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, एन इज़ ग्रेटर देन पी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर देन पी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू होल्स इन दी एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब आप किसी को भी एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, जब आप देखिए कलेक्टर बाय जंक्शन पर आप रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस यानी पी को आप नेगेटिव से जोड़ दें और एन को आप पॉजिटिव से जोड़ दें, एन टर्मिनल को, तो रिवर्स बायस होता है। तो जो बेस की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, यह पहले इंक्रीज़ करती है और फिर कांस्टेंट रहती है। तो इसका आंसर यही आएगा कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कलेक्टेड जंक्शन को रिवर्स बायस को बढ़ाया जाता है, तो जो आपकी इफेक्टिव बेस विड्थ है वो पहले बढ़ती है फिर बाद में कांस्टेंट रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्मी लेवल क्या हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट 0 डिग्री केल्विन, हाईएस्ट अवेलेबल लेवल एट 0 डिग्री केल्विन, हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 डिग्री केल्विन, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आएगा हाईएस्ट अवेलेबल लेवल एट 0 डिग्री केल्विन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्मी लेवल। ये लेवल होता है, एक हाइपोथेटिकल लेवल होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, और इसको ऐसे बोल सकते हैं हाईएस्ट अवेलेबल लेवल एट दी 0 डिग्री केल्विन। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉमन होता है सभी मेटल्स में, वो कौन सा होता है, ये यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आंसर रहेगा क्यूबिक। जो क्यूबिक है, क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है वो सबसे कॉमन होता है। इसमें आपसे FCC BCC ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा NaCl बोल दिया तो NaCl का तो क्यूबिक होता है स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपसे कुछ भी Ag पूछ लिया तो Ag का FCC स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए FCC स्ट्रक्चर कौन सा है, BCC स्ट्रक्चर कौन सा है मेटल का, ये सारे आपको पता होने चाहिए। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, ये इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द प्राइमरी वोल्टेज एंड द इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज, वो फेज डिफरेंस कितना होता है, उसके बीच का एंगल कितना होता है बिटवीन द प्राइमरी वोल्टेज एंड इंड्यूस सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का, तो वो स्टूडेंट वो होता है आपका 180 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट, 180 डिग्रीज होगा। ऑन ओपन सर्किटिंग द रोटर ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, अगर कोई ओपनिंग, अगर ऑन ओपनिंग सर्कुलेटिंग द रोटर ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, जब आप ऑन ओपन सर्कुलेटिंग द रोटर ऑफ स्क्वायर, जब आप ओपन करते हैं रोटर को स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के, तो रोटर क्या करेगा, मेक नॉइज़ करेगा, डज नॉट रन। देखिए ऑप्शन दो बार दे दिया, ऑप्शन इसका ये है कि वो रन ही नहीं करेगा अगर आप उसको खोल देंगे तो बी और सी ऑप्शन दोनों सही है, डज नॉट रन करेगा। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, दोनों में मार्क्स मिल जाते हैं।
इफ़ द फॉलोइंग मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड, इफ इन द फॉलोइंग मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड, जब हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए मोटर में, तो कौन सी ऐसी मोटर होती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर, वाउंड रोटर सिंक्रोनस मोटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्या आएगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में द नो लोड प्राइमरी करंट आई नॉट क्या होता है? लैग करता है बिहाइंड वोल्टेज बाय स्लाइडली लेस देन 90, वो फेज में रहता है V1 के साथ, लीड करता है V1 को 90 डिग्री से, लैग करता है V1 को बाय एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर नो लोड प्राइमरी करंट है तो क्या करता है? वो आपका लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज V1 बाय स्लाइडली लेस देन 90। अगर देखिए डीसी सीरीज मोटर शुड नेवर बी स्विच ऑन एट नो लोड, बिकॉज अगर कोई लोड नहीं है और अगर आप डीसी सीरीज मोटर को ओपन कर देते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? पूछ रहा है क्यों नहीं करना चाहिए एट नो लोड? बिकॉज स्टूडेंट द स्पीड बिकम डेंजरसली हाई। ये हो सकता है कि स्पीड आपकी डेंजरसली हाई हो सकती है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट हर इंजीनियरिंग के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर इंजीनियरिंग से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से 3/2 तो अगर आप यहाँ पे 2 से इंटू कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा यार, यहाँ पर क्या बचेगा? फिर सिर्फ 3 बच जाएगा। और इस साइड भी आपने स्क्वायर किया है तो यानी यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। और डिग्री क्या होती है आपकी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कितना है? सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर हाईएस्ट है। तो यानी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि इधर आपका 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। पर 3 किसका है? dy/dx है, वो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, तो वो आपका 2 है। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे बी। क्या आएगा आंसर? बी आएगा। इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं dy/dx, ये आपने पढ़ा होगा सेकंड सेम में मैथ में, इज इक्वल टू sec x। तो अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो होता है इंटीग्रेशन ई की पावर, जो y का यहाँ पर कोफिशिएंट होता है, इसका इंटीग्रल स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर यहाँ पर आएगा इंटीग्रल tan x dx। तो tan x का क्या होता है? log sec x होता है। क्या होता है? log sec x। और e की पावर में log रहता है तो वो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, e की पावर log sec x हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यानी आपके पास क्या आएगा? sec x आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? sec x आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है कि e की पावर में जो आपके y के साथ जो कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन, तो वो आपका आ गया sec x। तो इस तरीके का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी क्वेश्चन 2-3 पेपरों में पूछ रखा है। केमिस्ट्री भी आएगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। इस जो आपका यहाँ पर कॉमन नेम आपको बताना है इस कंपाउंड का। तो देखिए यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कीटोन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, कीटोन ग्रुप है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये बॉन्ड लगा, तो डाई तो दोनों में आएगा, डाई विनाइल कीटोन। तो इसका आंसर होगा डाई विनाइल कीटोन। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आप अच्छे से स्टूडेंट पढ़ लेंगे इस चीज़ को। द सेट हैविंग ओनली वन सबसेट, इसमें से आपको वो सेट बताना है जिसका केवल एक सबसेट है, वो इसमें से आपको बताना है कौन सा है। पहला जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का केवल एक सबसेट होता है, वही खुद ही होता है। जीरो का भी जीरो और एम्प्टी सेट होता है, तो इसके तो 2 सबसेट हो गए, 1 के तो 1 और एम्प्टी सेट हो गए दोनों। तो यहाँ पर जिसका केवल एक सबसेट होता है वो आपका यहाँ पर एम्प्टी सेट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैथ की क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इथेन तो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इथीन और इथाइन जो दोनों होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं,
सैचुरेटेड बहुत ख़राब होते हैं। जो वनस्पति घी होता है वो सैचुरेटेड होता है और उससे क्या होता है, फैट जम जाता है हमारे बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है। तो हमारे लिए अनसैचुरेटेड चीज़ें बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। तो यानी यहाँ पर डी आएगा, इथीन और इथाइन अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। होमोसाइक्लिक जो एक तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटम से मिलकर बना होता है आपका, जो एक तरीके के जिसमें आपके एलिमेंट आते हैं होमोसाइक्लिक। हेट्रो में एक से ज़्यादा, जैसे साइक्लोपेंटेन जिसमें सारे पेंटेन के हैं, और फ्यूरेन आपका क्या है, फ्यूरेन आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट आज के लिए देखिए हमने कितने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 स्टूडेंट लगभग 46 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। क्योंकि जितने क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने फ़ोटो खींची हैं उतने ही आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अप्रॉक्स 100 कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, यानी 54 क्वेश्चन देखिए अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया आ गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा इसका रहेगा, बिल्कुल ही आसान पेपर भी नहीं रहेगा और बिल्कुल ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा। क्योंकि आसान इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि लेटरल एंट्री में स्टूडेंट सीट्स का भी मैं आपको बताऊंगा कि लेटरल एंट्री में कितनी सीट रहती हैं कॉलेजेस में, बहुत ही कम सीट रहती है। मैं आपको पिछली बारी का जो सीट मैट्रिक्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरल के लिए कितनी सीट रहती हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीट रहती हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट इनके नेक्स्ट वीडियोज़ में कि कितनी यहाँ पर आपके सीट रहती हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और आप हमें फॉलो करें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज़ पर गिवन आईडी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।